तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मूवीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी और मेरे साथ बैठे हैं हिमांशु शर्मा। मैं इनको हिमांशु भाई बोलता हूँ क्योंकि थिएटर जब हम इनके साथ करते थे तो हमारे सीनियर थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके। जैसे मूवी के बारे में बात करते हैं या फिर कहानियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत एक्सपर्टली ये बता सकते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है यार, दोबारा चालू करते हैं सीरीज़ को। तो अभी दीक्षित साहब तो दिल्ली में है, मगर हमारे साथ बैठे मूवी के अच्छे से बताने वाले एक्सपर्ट हिमांशु शर्मा। तो आज की मूवी है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर हमको लग सकती है सिर्फ एक ऐसी मूवी है यार, ये तो बायोग्राफी है लेकिन साइंस पर। हाँ साइंस पर, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो मूवी को कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। तो उसके बारे में बात होगी, थोड़ी बहुत साइंस की बात होगी, मगर ये समझेंगे कि नोलन आखिरकार नोलन क्यों है। तो शुरू करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ डॉक्टर साहब को, वो आपको भी बोलता हूँ। हिमांशु भाई म्यूजिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट दे देता हूं। जब तक ये वीडियो मैंने बनाई थी तब तक मैंने शो का अनाउंसमेंट नहीं किया था, मगर अब शो का अनाउंसमेंट हो चुका है। दिल्ली और जयपुर में शो है। दिल्ली मतलब नोएडा में है, दिल्ली एनसीआर कहते हैं उसे। तो दोनों की टिकट अब लाइव हो चुकी है। दिल्ली वाली शो यानी कि नोएडा वाले शो की टिकट है बुक माई शो पर और जयपुर की है डिस्ट्रिक्ट पर। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। दिल्ली में जो अर्ली बर्ड्स है वो सब 2-3 ही रह गए हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। आना यार शो देखने। आजकल मैं इंटरनेट पे बहुत गंदी गंदी बातें चल रही है, देख रहा था मैं। बहुत डीएम्स आते हैं कि यार 370 रुपये की बिरयानी हो गए और ये सब, इतने में तो ये आ जाएगी वो आ जाएगी। इस टाइप के स्टैंड अप जो दुनिया में करते हैं लोग, मतलब मैं आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो अजीब सी बकवास सुनना चाह रहे होते हैं। आई डोंट नो वाई, मगर सोचना हमें ही पड़ेगा क्योंकि हमें ही बनाना है, हमें ही देखना है कि कौन सा कंटेंट क्या है। खैर बहुत सारी बकवास हो गई। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ये वाली पसंद आएगी, बहुत लोगों ने कहा था। मगर प्लीज़ टिकट बुक कर लेना। एक अलग टाइप का शो है जिसमें सब कुछ है। महाभारत है, मेरी माँ की कहानी है, साइंस है, फिलॉसफी है, बहुत कॉमेडी है। वो सारे जोक अगर मैंने रिलीज़ कर दिए तो मैं जेल जा सकता हूँ, बस इतना समझ लेना। तो मिलते हैं दिल्ली और जयपुर में यानी नोएडा में। धन्यवाद, जय हिंद। अब चालू करो डिस्कशन मूवी के ऊपर। तो जैसे हमने शुरू किया कि ओपनहाइमर जो मूवी है, ऐसा लग सकता है किसी की बायोग्राफी है या साइंस के ऊपर मूवी है। हाँ। पर मूवी जो होगी हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में होगी। अच्छा। मूवी तभी अच्छी हो सकती है, किसी भी डायरेक्टर की हो, कैसी भी हो, जब वो हर इंसान से रिलेट करे, और रिलेट इस लेवल पे करे कि मूवी देखने के बाद किसी को भी ये लगे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। नॉट कि मैं भी बम बना सकता हूँ या ये चीजें, मेरे अंदर भी वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, या ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट। वो जब तक यूनिवर्सल लेवल पर दर्शक को नहीं लगेगा कि ये मेरे बारे में है, तब तक वो मूवी अच्छी नहीं हो सकती। आपने एक बात बोली, मैं लगता है ऑडियंस, आप मानो ना मानो, लेकिन ऑडियंस ये बात मान जाएगी। दुनिया में मान ले, लेकिन ये मानेंगे कि सुफियान भाई बम बना सकते हैं। ये नाम, खैर मजाक कर रहा हूँ यार। तो मैं जब मूवी के बारे में इनसे डिस्कशन भी कर रहा था तो दो चीजें बहुत परफेक्टली दिखती है मूवी में। साइंटिफिक टर्म है लेकिन वो कुछ और बात कहना चाह रही है। फिजन की बात होती है, एक बार फ्यूजन की बात होती है। तो ये चीज मूवी में क्यों आई, और साइंटिफिक एस्पेक्ट तो हम बात कर लेंगे, लेकिन क्यों अलग अलग कलर की बात हो रही है, क्या दिखाना चाहा मूवी ने, और नोलन कैसे उसको पोर्ट्रे कर रहा है, ये कहानी जो आपने बोला कि हर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, कोर्ट रूम या जहां भी हियरिंग हो रही है सीनेट की, वहां से शुरू होती है और हमें क्लियरली दो पर्सपेक्टिव दिखा दिए जाते हैं। फिजन, फ्यूजन। ठीक है। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन है, तो क्योंकि फिजिक्स का चैनल है पहले उसी पे बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे कि स्टोरी में क्यों है। स्टोरी में तो फिजन सिंपल सी बात है। देखिए, दुनिया में सबसे, आइंस्टाइन को भी यकीन नहीं था कि एक ज़माने में कि हम एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। हमें समझ में आ गया था कि मास और एनर्जी एक ही है, बस अगर हमने मास को लॉस कर दिया तो वो एनर्जी के फॉर्म में दिख के आता है। तो आइंस्टाइन भी यकीन नहीं करता था कि भैया उससे कभी एटॉमिक बॉम्ब बनेगा, तो ये सब मिथ लग रहा था। और आइंस्टाइन ने खैर पार्ट भी नहीं लिया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, कभी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के वो सपोर्ट में भी नहीं था। बाय द वे उनको लगता था कि अभी बन भी नहीं सकता। सारा खेल बदला जब यूरेनियम मिला। सारा खेल तब बदला जब हमें पता चला कि जो ये रेडियो एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं कि चीज़ें अपने आप टूट जा रही हैं, ये निकल के आई। अब दो चीज़ें, फिजन मतलब खुद पर खुद टूट जाना, दो छोटे पार्टिकल से टूट जाना, जिसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट्स में टूट गया एक बंदा। और फ्यूजन में क्या है कि 2-4 चीज़ें मिलके एक नया चीज़ बनाना। फ्यूजन और फिजन। फिजन में जब मान लीजिए एक एटम है ए, वो जब टूटेगा बी और सी में, तो एटम ए का मास अगर कुछ है
तो बी और सी का मास जोड़ोगे तो वो ए से कम होगा, ओके यानी कि कुछ मास लॉस हो गया। आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा था, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर सिर्फ मास की बात करें तो हम रेस्ट मास की, तो यानी कि जितना ये मास का डिफरेंस आ रहा है वो अब एनर्जी में बदल जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इतनी एनर्जी निकलेगी। और फ्यूजन में भी क्या है कि अगर मान लीजिए बी प्लस सी मिलके बना रहे हैं ए, तो बी प्लस सी का जो मास होगा उनका सम ज्यादा होगा ए से, मतलब इवेंचुअली प्रोडक्ट जो हो रहा है वो हमेशा कम मास में आ रहा है। वो भी डेल्टा एम हुआ, यहाँ वहां पे भी मास लॉस हुआ, वो भी एनर्जी रिलीज करेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, हमेशा ध्यान रखना, फ्यूजन से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाती है, मान लीजिए पर किलोग्राम कह लीजिए। इसी वजह से आप देखिए कि एक जमाने में सोचता था यार सूरज, वहां पे पेट्रोल कौन सा जो जल रहा है सूरज, लेकिन सूरज जल रहा है फ्यूजन पे, पूरी की पूरी यूनिवर्स चल रहा है फ्यूजन पे। फ्यूजन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फ्यूजन कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी और टेम्परेचर लगता है। तो ये दो मोटे मोटे बात है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। फ्यूजन टेक्निकल टर्म्स में आसान है, फ्यूजन टेक्निकल टर्म्स में मुश्किल है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो क्या ये दोनों रिलेटेड है मूवी में, फ्यूजन और फ्यूजन में? बिल्कुल जिस तरह मूवी में दिखाया गया है, पर उससे पहले मेरे मन में एक सवाल आया कि कुछ मास लॉस हो जाता है, हाँ, तो सूरज का मास भी लॉस होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे पहले हम जितनी वीडियो बना सकते हैं बना लेते हैं। ये तो है, मूवीज के ऊपर डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। तो अब आते हैं हम मूवी में इसको किस तरह यूज किया गया है। हाँ, जैसे कि है कि किसी भी तरह की मूवी होगी, बायोग्राफी हो या ना हो, मूवी के लिए जरूरी है इनर कॉन्फ्लिक्ट पे चला जाए और मूवी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड रिवॉल्व करे। तो इसमें साइंस को, और ये नोलन की खासियत है कि साइंस को उसने किस तरह यूज किया है। जो फिजन दिखाया गया है वो लिखा आता है शुरू में, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है ओपनहाइमर का किरदार कर रहे हैं उनके स्क्रीन पर, उसको इस तरह दिखाया गया है कि वो उनकी लाइफ है, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उनके चेन रिएक्शन से कैसे कैसे दुनिया बदली, उनका स्वभाव बदला, जो वो सीन दिखा रहा होता है, सो रहा होता है, घर पे देख रहा होता है और बहुत सारी चीजें पार्टिकल घूम रहे होते हैं, यस वैसा। हाँ, तो कैसे उनसे रिलेटेड उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका अंतरात्मा जो है उसकी जर्नी कैसी है, उसके थ्रू चेन रिएक्शन, दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। और जैसे ही हम ब्यूरोक्रेसी वाले पार्ट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जब दिखाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट करते हैं, फ्यूजन लिखा आता है। फ्यूजन में जैसे बाहर से प्रेशर लगकर हम जोड़ रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उनको किस तरह प्रभावित कर रही है, और ब्यूरोक्रेसी की कोई अंतरात्मा नहीं है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी वाले सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए गए। तो ब्लैक एंड व्हाइट सीन का मतलब उसके अंदर कुछ लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सटर्नल फैक्टर उसको किस तरह दबा रहे हैं बिना लाइफ के। ओके, उस तरह उनने दिखाने की कोशिश की है, ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जैसे फ्यूजन में होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाके कई चीजें जुड़ती है और मिलके एनर्जी रिलीज कर देती है। यस, तो वो वहां से एक्सटर्नल प्रेशर है। यस, तो और फ्यूजन में वो टूट के एनर्जी निकालता है, जो कि इनिशियली वो दिखाते भी, इनिशियली एक कहते हैं ना कि हम एक नाटक करते थे, मतलब नाटक कर नहीं पाए, दोनों का सपना था वो नाटक, तुगलक नाटक। तुगलक में एक चीज आती है, तुगलक अपने सिपाही से पूछता है कि क्या उम्र है तुम्हारी, तो वो बोलता है 19। तो उस पर जवाब आता है कि उमंगों भरी उम्र है। तो जब वो भी बचपन में, जो हमारे कैरेक्टर निभा रहे हैं ओपनहाइमर का, वो भी उस समय जब ओपनहाइमर जवानी में थे, तो वो उमंगों भरी उम्र में थे, वो कुछ करना चाह रहे थे, उनसे चीजें बन रही थी। Yes. तो वो फ्यूजन है वहां पर। यहाँ वो इस तरह फ्यूजन दिखाया गया है कि जो सारा बम्बार्टमेंट हो रहा है चीजों का, उससे मिलकर टूट रही हैं चीजें, हाँ। बिखर रही है, उनकी हाँ। जिंदगी भी बिखर जाती है। हाँ, और ब्यूरोक्रेसी को दिखाया गया है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो उनको प्रभावित करके उसका मास लॉस कर रहे हैं, जो कि उसको कमजोर कर रहे हैं। इस तरह Okay. दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। हाँ। ऑफ कोर्स जो बड़े डायरेक्टर, बड़े राइटर होते हैं, वो ऐसा कोई एक फैक्टर लेके नहीं चलते, उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। और सिनेमा की यही खूबसूरती भी है कि दर्शक अपने हिसाब से अपना मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो ये एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है। तो अब स्टोरी पे चलते हैं, क्योंकि स्टोरी पे हम बातें करेंगे और भी मूवीज में। हाँ। ये होता है कि कोई भी मूवी जो होगी उसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर लड़ने जाना है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी से फिजिकल फाइट ही करनी है, उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाना है, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके उसकी जर्नी जो शुरू होगी, और उस जर्नी के थ्रू उसको कुछ सीख मिलेगी, उसको कुछ समझ आएगा, या फिर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसा हो के एंड में या तो वो अपनी जिंदगी बेहतर कर पाएगा एक्सटर्नली, या उसको समझ आ जाएगा कि जिंदगी बेहतर नहीं की जा सकती, जिंदगी जो है परेशानी का नाम है, या उसको कुछ सीख मिलेगी। इस तरह की एक जर्नी दिखाने की कोशिश होती है।
अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, ज़्यादातर जो ऐसी मूवीज जिनमें हमें ये जर्नी क्लियरली दिखती है वो फिक्शन मूवी में, क्योंकि राइटर लिख रहा होता है तो उनके पास एक एंड गोल होता है बिल्कुल कि मुझे ये एंड गोल अचीव करना है, उसके अराउंड मेरी मूवी रिवॉल्व करती है। पर हमारी जिंदगी एक गोल पे नहीं रहती, हमें आज एक गोल अचीव हुआ, उसके बाद हमारा दूसरा गोल आता है, फिर तीसरा गोल आता रहता है। जैसे हिमांशु भाई की शादी हो चुकी है, एक गोल अचीव हो गया है और 2-3 गोल आएंगे। ये सॉरी यस तो गोल बदलते रहते हैं। जब हम कोई फिक्शनल मूवी लिखते हैं तब हम एक गोल डिसाइड करते हैं, क्योंकि फिक्शनल मूवीज इज स्लाइस ऑफ लाइफ, इट्स नॉट कंप्लीट लाइफ। ठीक, तो वो कहाँ से शुरू होगी, इस गोल को अचीव करने से लेके गोल के खत्म होने तक ज्यादातर यहाँ तक चलती है। बट क्योंकि हम लाइक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में उसको जॉब काइंड ऑफ जो चाहिए होता है वो आखिर में मिल जाता है। हाँ, जैसे प्रोटैगनिस्ट को जॉब चाहिए, ये सिंपल सा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी का मेन गोल है एक्सटर्नल, कि उसको जॉब चाहिए, उसको वो मिल गई, वहाँ मूवी खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल गोल है, इंटरनल गोल पे भी हम बातें कर वो तो मूवी आएगी यहाँ। पर जब हम बायोग्राफी लिखने जा रहे हैं, अगर हम एक गोल पे लगा देंगे तो हो सकता है हम बायोग्राफी में बहुत चीजें कवर ना कर पाए। ठीक, इसलिए बायोग्राफी को तोड़ा जाता है मल्टीपल गोल्स में, और ये सारे अपने आप में एक मूवी है कि मैं यहाँ शुरू हुआ, मेरा पहला गोल अचीव हो गया, ये एक मूवी हो गई। फिर दूसरा शुरू हुआ, दूसरा अचीव हो गया, ये एक मूवी हुई। ऐसे ही 2-3 या 3-4 लेते हैं और उसके अराउंड हम पूरी मूवी डायरेक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, ताकि 3-4 मेरे सीन, इस तरह सीन नहीं, मिनी मूवीज जिसको हम कह सकते हैं, उसके अराउंड बन जाए। तभी ओपनहाइमर मूवी हमें लगती है कि इवेंचुअली ये ओपनहाइमर मूवी शायद एक तो बहुत मुश्किल इंग्लिश चल रही होती है, बहुत आराम से इंग्लिश चल रही होती है, तो जो नूब होगा सो कॉल्ड बाहर से देखे उसको लगेगा ओपनहाइमर मूवी क्या है, हाँ इसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, लेकिन वो मूवी का गोल नहीं है। Yes. उस मूवी में वो एटॉमिक बॉम्ब बनाना एक गोल था, उसके बाद आइंस्टाइन से आखिर में बात होना एक बात, वो तो हम करेंगे बात, उसके बाद वो शादी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद अपने इनर चीजों को करना, अपने पॉलिटिकल व्यूज निकाला, वो सारे के सारे मिनी गोल्स दिख रहे होते हैं। yes, सारे मिनी गोल्स दिख रहे होते हैं। हाँ। और एक बहुत अच्छे स्टोरी टीचर है और स्टोरी राइटर है रॉबर्ट मैकी, उनकी बुक में मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि आपकी कहानी तभी अच्छी होगी जब उसमें सीन जो है वो आगे वाले सीन को पुश करे या क्रिएट करे, और वो कोइंसिडेंस पे नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपके प्रोटैगनिस्ट को पैसे कमाने की ललक है आपकी मूवी में, तो ऐसा नहीं आपने एक शॉर्टकट ले लिया, उसकी लॉटरी लग गई, ओके, तो वो खराब कहानी हो जाएगी। होने के चांसेस है। अगर आपने उसको इस तरह यूज किया है कि वो लॉटरी ही मेन प्लॉट का हिस्सा है, तब हो सकता है अच्छी हो। पर अगर आपने शॉर्टकट के लिए किया कि अभी इसको पैसा कैसे दूं, अगले सीन में इसको पैसे की जरूरत है, तो मैं बिना दिमाग लगाए इसको लॉटरी लगा देता हूँ। जैसे मैं आजकल एक चीज बिलीव करता हूँ, मतलब आप बताने इस पे बिलीव करेगी नहीं, कि जो बहुत मैं उन मूवीज को सही नहीं मानता, इवेंचुअली जो खत्म होते होते ऐसे आता है कि यार इसमें लड़कियां लेस्बियन निकल आई हैं, लड़के गेन, मतलब ये होता है ना कि यार हाँ ठीक है तुमने बनाया अचानक से शायद कुछ मिला नहीं तो कुछ निकल के आ गया, प्लॉट होता अलग बात है। ये हमें आजकल के टीवी सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। 3-4 सीजन अच्छे हुए, फिर एंड में आते आते खराब हो जाता है क्योंकि वो शॉर्टकट लेने लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और ये ऑटोबायोग्राफी में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में आप दिखा रहे हैं कि उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, पर आपको ये मेंटेन करना है कि अगला सीन जो आया वो पिछले सीन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण आया। तो ये मूवी को आप बताइए, जैसा आपने काइंड ऑफ हीरोज जर्नी बताया कि हाँ निकलेगा, लड़ने पे आएगा, ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन करते जाइए। हाँ, कैसा है जैसे मूवी को अगर हम ले, हीरोज जर्नी में क्या होता है कि आपका प्रोटैगनिस्ट आराम से घर में बैठा है, घर मतलब अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, और कंफर्ट जोन से निकलकर उसको जाना है एडवेंचर में। ठीक, और उस एडवेंचर में उसको डिफरेंट चीजें करनी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके साथ, कोइंसिडेंस नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते लड़ते वो वापस घर की तरफ लौटेगा। घर पे लौटने का मतलब है अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। जैसे अब इस मूवी में लेते हैं, ही इज अ नॉर्मल पर्सन जो कि साइंस पढ़ना चाहता है। ठीक, यहाँ से वो ऑक्सफोर्ड में शायद पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ उनको वैसी चीजें नहीं मिल रही जो वो करना चाहते हैं, इसलिए उनको जर्नी छोड़ के यूएस जाना है। अब यूएस में उनकी जर्नी शुरू होगी। यूएस में उनको हमारे इस तरह का डिपार्टमेंट क्रिएट करने का मौका मिलता है जैसे वो करना चाहते हैं, क्वांटम फिजिक्स पे काम करना चाहते हैं, वो करने का मौका मिलता है। तो अभी उनकी जर्नी शुरू होती है। कहीं ना कहीं उस मूवी में ऐसा भी है क्या, वो बताइए कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है कि नहीं, कि आइंस्टाइन से उनको खासा बैर होता है,
मूवी में भी दिखाया गया है बाय डिफॉल्ट। और शायद ये भी हो सकता है यंग माइंड था और आइंस्टाइन ने दुनिया में बहुत बड़ी चीज कर दी थी, इवेंचुअली जाके आइंस्टाइन ने चीजें देनी बंद कर दी थी। तो सीन भी आता है जिसमें वो बोलता है ओपनहाइमर, जो डाउनी जूनियर से बोलता है ना कि अब आइंस्टाइन में कुछ बचा नहीं है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, जैसे दिखाते हैं इनिशियली। तो ये भी क्या कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है मूवी में? बिल्कुल। अब हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कुछ करना चाहता है, उसको लगता है कि कुछ करे बिना लाइफ का मीनिंग नहीं है, पर एट द एंड उसको समझ आता है कि मैं कर रहा हूं या हो रहा है, या उसको इसी तरह वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर की बेइज्जती भी कर देता है जब वो उनको जॉब ऑफर करने आते हैं कि आप प्रिंसटन में मेरे साथ काम कीजिए, तो वो कहते हैं आप तो सेल्समैन हैं, ऐसे हैं। हाँ, तो एट द एंड वो पर्सन हम्बल बन जाता है, उसको रियलाइज होता है, क्योंकि मूवी में डायलॉग भी है कि आई एम डेथ, हाँ, जो है वो ओपनहाइमर का भी शायद एक्चुअली उसने बोला है, उसने वर्डिंग बोला है। तो वैसा है कि वहां से लेके उसको रियलाइज होता है कि कैन वी बी डेथ और वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स प्लेइंग और रोल। तो वो इनर जर्नी है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आया, वो यूएस में आ गए, उनको ऑफर हुआ कि आप इस पे काम कीजिए, पर अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कैसे डाला गया है कि उनका जो कम्युनिस्ट लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, और जिन लोगों को ये नहीं पता कि उस दौर में अमेरिका में कम्युनिस्ट नाम लेना भी, कम्युनिज्म का नाम लेना भी बहुत ही खतरनाक माना जाता था, क्योंकि रशिया के साथ जो था उनका बहुत ही 36 का आंकड़ा था इवेंचुअली जो बन गया वर्ल्ड वॉर के बाद ना। हाँ, तो उस समय पे अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आपको कोई भी सरकारी काम में नहीं लिया जाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप बन सकते हैं जो बनना चाहे, पर सरकार आपको अपने काम में नहीं लेना चाहेगी, आपको इस तरह को कोई भी काम नहीं देना चाहेगी जिसमें ऐसी भनक भी हो कि आपका किसी कम्युनिस्ट आदमी के साथ रिलेशन भी है। ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट डाला गया कि इसको इतना बड़ा काम करना है, पर इसको जो सारे लोग हैं उस शख्स से देखते हैं कि ये कम्युनिस्ट है तो नहीं कहीं। उनकी एक जो गर्लफ्रेंड भी बनती है वो कम्युनिस्ट होती है, उनके भाई जो होते हैं वो खुद कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ। और उनके जो फ्रेंड होते हैं वो भी होता है। पर मूवी में इवेंचुअली ये दिखाया गया है कि वो खुद नहीं होते हैं, पर वो सिंपैथाइज करते हैं किसी भी जो दबे हुए लोगों से हैं उनके साथ। ठीक है। इस तरह उनको दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट डाला गया है। फिर अगला सीन, अगले कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है कि अगर ये बम बन गया तो कहीं से पूरी दुनिया तो नहीं तबाह हो जाएगी चेन रिएक्शन से। हाँ, वो मैं समझा देता हूँ, वो सिंपल सी बात है। आयरनी बहुत बढ़िया है, एडवर्ड टेलर करके एक उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो आप फिल्म में स्पेसिफिकली उसका किरदार देखते, बहुत काइंड वो किस जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। एडवर्ड टेलर ने आके बोला कि देखो, अगर हमने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो हीट और प्रेशर निकलेगा उससे ये भी हो सकता है कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो फ्यूज़ कर जाएंगे, और अगर वैसा फ्यूज़ कर गया तो और एनर्जी निकलेगी, तो और नाइट्रोजन फ्यूज़ करेंगे और ये चेन रिएक्शन ऐसे चालू होगी कि दुनिया भर की हवा में आग लग जाएगी। दिस इज वन, उसमें आता है, वो बोलता भी है कि दिस इज 1 in a million पॉसिबिलिटी हो सकता है। और फिर मूवी में सीन दिखाते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एकदम ईगोइस्टिकली जाता है ओपनहाइमर और जाके कागज देता है कि मैंने इक्वेशन सॉल्व करी है, ऐसी बात, क्या इस चेन रिएक्शन चालू हो सकती है, क्या हवा में आग लग सकती है? आइंस्टाइन बोलते हैं ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? आइंस्टाइन ने अपने आप को पूरा काट लिया इस दुनिया से। तो वहां पर वो एक प्लॉट होता है, कितना ब्यूटीफुली बाद में इस्तेमाल हुआ है वो तो बात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे उसकी साइंस ये थी ताकि दुनिया में आग लग जाए, तो वो बात हो रही होती। तो ये अगला कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको जल्दी से जल्दी करना है। हाँ ठीक, अभी जल्दी से करना है, तो अभी अपन हमें जो है मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो भी हमारा है उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी करना है, ट्रिनिटी टेस्ट, ट्रिनिटी टेस्ट उसको कहते हैं, वो करना है। फिर वो जिस दिन हो रहा होता है उस दिन आग लग जाती, बारिश आ जाती है शायद, मूवी में देखा नहीं मैं, हाँ जो भी है कुछ ऐसा सीन होता है कि जो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कुछ कि अभी और किस तरह करना है, फिर वो हो जाता है। फिर ये आ जाता है कि अब उसके जो रिजल्ट है उसके कारण क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट होने के कारण ये हो रहा है कि अब उसको ये लगने लग जाता है कि मैंने कहीं बुरा तो नहीं कर दिया, अब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीना है। और यहीं पे शायद फिजन पार्ट खत्म होता है, जहां से आप जैसा चालू किया था हमने वीडियो को, कि फ्यूजन में क्या है कि ओपनहाइमर के थ्रू चीजें बढ़ के चीजें हो रही हैं। अब फ्यूजन में जाने वाले हैं। यस, ठीक है, फ्यूजन में जो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, इसके बीच में एक बहुत खूबसूरत सीन आता है मूवी में, जो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता। अब देखते हैं मूवी चल रही है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के ऊपर, और मूवी चल रही है जो ओपनहाइमर पे केस लगाए, लेकिन फिर उसके बीच में इतनी हार्डकोर फिजिक्स की बात क्यों हुई, ब्लैक होल के बारे में। हाँ, ब्लैक होल के ऊपर उन्होंने बात की होती है कि उसमें वो बैठ के एडवर्ड टेलर के साथ बैठ के ओपनहाइमर डिस्कशन कर रहा होता है कि यार ब्लैक होल कैसे बनते हैं, कि अगर स्टार की ग्रेविटी जीत जाती है उसके प्रेशर से, होता क्या हमारा सूरज अभी भी क्यों चल रहा है
कि भैया फ्यूजन हो रहा होता है, इमेंस एनर्जी निकल रही होती है, इमेंस एनर्जी निकलेगी तो एटम्स भागेंगे, और भागने का मतलब प्रेशर का मतलब भी होता है बम्बार्डमेंट कितनी पड़ रही है, उसको प्रेशर कहते हैं हम लोग। तो अगर इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाके एनर्जी कम हो जाए, फ्यूजन का मटेरियल कम हो जाए, तो प्रेशर इतना होगा नहीं, ग्रेविटी खींच लेगी। हाँ, ग्रेविटी खींच लेगी तो इवेंचुअली स्टार कोलैप्स करेगा, और शायद कोलैप्स करते करते एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ये मूवी में क्यों बोला गया है, अब हिमांशु भाई ने जब मुझे बताई, इसलिए इनको हिमांशु भाई कहता हूँ। इन्होंने मुझे क्या बोला था हमारे डिस्कशन ऑफ कैमरा भी, कि यार हर चीज का एक रीजन है। मूवी कुछ और बात करना चाह रही, मूवी बात करना चाह रही कि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते तब आज दुनिया शायद अलग होती। हम वहां तक पहुंच गए। ब्लैक होल की खूबसूरत बात ये होती है कि इवेंट होराइजन तक आप वापस जा सकते हो। इवेंट होराइजन तक पहुंचे नहीं हो आप, तब भी स्पेसशिप में एनर्जी लगाओ, निकल जाओगे। इवेंट होराइजन क्रॉस किया तो लाइट का बाप वापस नहीं आएगा। दैट वाज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो इसलिए मूवी में प्लेस किया गया था कि अगर ट्रिनिटी टेस्ट हो गया, यानी कि ये साबित हो गया कि एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है, तो अब दुनिया भर के लोग एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। अब इंसानियत एक नई लीप में चली गई है, अब कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है, इसलिए मूवी में वो ब्लैक होल का डिस्कशन डाला गया। यस, और इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अब हमारा किरदार जो हो रहा है सिंक इन हो रहा है, वो डूब रहा है, अब वो खिंच रहा है उसमें, क्योंकि यहाँ तक उसको एक्सटर्नल गोल अचीव करना था। जैसे हम और भी मूवीज के बारे में बात करेंगे, पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों गोल होने जरूरी है अच्छी मूवी में। एक्सटर्नल होता है कि मेरे किरदार को क्या अचीव करना है एक्सटर्नली, और इंटरनल होता है कि उसके थ्रू वो क्या सीखता है, ठीक है, उसकी जर्नी में वो क्या सीखा, उसने क्या पाया। एक्सटर्नल गोल यहाँ पे बम बनाना था, अपना नाम एस्टेब्लिश करना था, उसका हमेशा था कि मैं कुछ करूँ, इसीलिए वो अपनी जर्नी में निकला। यूके से यूएस इसलिए आया था जो अचीव करना था। पर यहाँ जब बम बनता है तब रियलाइज होना शुरू होता है कि इसके प्रकर्शंस क्या हो सकते हैं, इसके कारण दुनिया में क्या हो रहा है, और इसके कारण मेरे अंतःकरण में क्या चीजें हो रही है। इसलिए अब वो खींचना चालू हो। हिमांशु भाई, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। नोलन्स की राइटिंग तो हमें पता ही है, और एक चीज आप समझ चुके होंगे, बायोग्राफी अगर हम अपनी जिंदगी देखें, सबकी जिंदगी इतनी निहायती बकवास जिंदगी है, वो मूवी में जिंदगी दिखती है तो बहुत मजा आ जाता है। कि मूवी में अगर मैं भाग मिल्खा भाग देखता हूँ जब मूवी, तो मूवी इतनी ब्यूटीफुली दिखाई गई है कि उनके इवेंट्स को इतने सुपर ही अच्छे से कनेक्ट किया गया कि हमको मजा आता है देखने में। अगर आप मिल्खा साहब के साथ पूरी जिंदगी बीतते तो आप बोर हो जाते हैं। हाँ। मूवी की बात ये होती है। तो आप ये बताइए कि मूवी में जब सोचता हूँ, मूवी में बहुत अलग अलग सीन है, बहुत अलग अलग टाइमलाइन के, और सब एक साथ क्यों चल रहे हैं? Yes. ये बताइए। आपने ऑफ कैमरा बताया था इसलिए मैं वापस लेके आया। हाँ, तो अभी यही है कि इस मूवी की एक खूबसूरती भी है कि जब हम, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, जब बायोग्राफी आप बनाते हैं तो आप एक एक्सटर्नल गोल या एक फाइनल गोल लेके नहीं चल सकते। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक गोल लिया तो होगा क्या कि आप फिर उसी को लेके उसी के अराउंड सीन बनाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो छूट जाएगी। ठीक है। क्योंकि होना क्या चाहिए, जो आपका गोल है, आपका कैरेक्टर उसके रिलेटेड जो इवेंट है वही मेरी मूवी में होना चाहिए। अगर आपने उसके अलावा कुछ भी रखा है मूवी में, वो ऑडियंस का ध्यान हटाता है, भटकाता है। ठीक है। इसलिए जब अगर आप बायोग्राफी बना रहे हैं और आपने ऐसे पर्सन की लाइफ ली है जिसकी लाइफ में बहुत कुछ घट रहा है, और अगर आपने एक गोल लिया सिर्फ, यहाँ सिर्फ मैं अगर ये गोल ले लेता बम बनेगा कि नहीं, तो मेरे इंपॉर्टेंट सीन हो जाते कि मैंने कॉलेज में क्वांटम फिजिक्स का डिपार्टमेंट शुरू किया, मैंने बोर्ड से बात की, मैंने मुझे जिसने बम बनाने के लिए कमीशन किया, मुझे जो जगह दी, बम बनाते समय जो चैलेंजेस आए, बस अब ठीक है। तो वो एक गोल पे होता है, इसलिए बायोग्राफी हाँ। एक ही प्लेन हो जाती। ठीक है। अब मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट कैसे लाया हूँ, मैंने कम्युनिज्म वाला एंगल जोड़ा है, उससे एक ब्रांच बन गई। मैंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला एंगल लाया है उससे कि वो इसका एंटागोनिस्ट बन गया है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए और एक विलन होना चाहिए। अब विलन का मतलब ये नहीं है कि एक कोई सामने विलन ही खड़ा हो जो एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। आपका मन भी विलन हो सकता है, जो आपको गिराने पे लगा है, आप उससे लड़ रहे हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी है जिसके ऊपर डिस्कशन करूंगा हिमांशु भाई के साथ, वहां पे शायद मन विलन है उसका, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसका। हाँ ठीक है। तो अब वो एंगल हम लेकर आए, इसलिए हमने इसको ब्रांचेस दी। ठीक है। पर ये अपने आप में एक एक मूवी होनी चाहिए। ठीक है। जो उनका रॉबर्ट डाउनी के साथ किस्सा है, वो उनके मिलने से शुरू होकर रॉबर्ट डाउनी सीनेट का मेंबर बनेगा कि नहीं वहां तक है, उनका बॉम्ब बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू होने से लेके बनेगा कि नहीं वो है, उनकी प्राइवेट लाइफ जो उनकी गर्लफ्रेंड और उसके अराउंड कम्युनिज्म के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसके कारण उनके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो एक हिस्सा है। और इन सब के बीच में जो एक कॉमन, जिसको हम जैसे मार्वल की मूवी में बोलते हैं मेन टाइमलाइन जो है,
जिससे ब्रांचेस तो हो गई, पर हाँ। ये हमारी मेन टाइमलाइन है, वो है कि एक बंदा जो अपने आप को आई एम डेथ से शुरू होके आई एम नथिंग तक का सफर कर सकता है क्या, वो मेन टाइमलाइन। ठीक है। और इसके ऊपर हिमांशु भाई से बात करने के बाद एक और चीज ये इनको आप बताना सही है कि नहीं, एटॉमिक बॉम्ब का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके ना बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, क्योंकि होता क्या है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो आप मुझे बॉम्ब से रिलेट मत करना, ठीक है ठीक है। होता ये है कि अगर जब तक कि आपका जो बॉम्ब है वो सुपर क्रिटिकल मास अचीव नहीं करता, ठीक है, तब तक वो फटेगा नहीं। हाँ। जितने भी एटॉमिक बॉम्ब का जो बनाते हैं तो पार्ट्स में चंक्स बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग चंक होते हैं, उन सबको एक साथ लाया जाता है, ठीक है। लाने के बाद उनको एक पॉइंट पे ऐसे दूरी पे रखा जाता है। क्यों? बहुत सारे इंडिविजुअल बॉम्ब के पार्ट है, वो सबके सब क्रिटिकल पे है, सुपर क्रिटिकल नहीं है। सब क्रिटिकल मतलब अभी फटेंगे नहीं, क्योंकि अब क्या नाम है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इतनी नहीं है कि सस्टेन कर सके, अनकंट्रोल रिएक्शन सस्टेन कर सके। सब क्रिटिकल में है, उन सबको जोड़ा जाता है। वो जब जुड़ते हैं तो सुपर क्रिटिकल पे पहुंचते हैं और उससे एटॉमिक बॉम्ब बनता है। एक चीज फटती है, एक चीज रिजल्ट निकलती है। इसलिए अलग अलग चंक्स हैं ओपनहाइमर की जिंदगी में, वो सब असेंबल हो रहे होते हैं। क्या बात बोली, जैसे कि वो है ना, मूवी में यही दिखाया गया है कि मल्टीपल स्टोरी। अभी ये नोलन की खूबसूरती हाँ, कि उनने लीनियर क्यों नहीं लिया, हाँ, क्योंकि जैसे आप एटॉमिक बम बना रहे हैं, पैरेलल में काम चल रहा है। बिल्कुल। कोई यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, कोई उसको, अगर हमारा गन टाइप है या जिस पे है वो बात करेंगे, उसका पे काम कर रहा है, और कोई असेंबली पे काम कर रहा है। तो मूवी भी मल्टीपल पार्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रही है, इस स्टोरी पर, इस स्टोरी पर, इस स्टोरी पर, और ये सब मिलके हमारे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ को दिखा रहे हैं। एट द एंड मूवी इज अबाउट लाइफ। ओके। और गन टाइप की उन्होंने बात करी, तो दो टाइप से मैकेनिज्म होते हैं, फिर बम बता रहा हूँ मैं कैसे होते हैं। गन टाइप क्या, यूरेनियम वाला गन टाइप पे चलता है, और प्लूटोनियम वाला इम्प्लोजन होता है। वो सिंपल सा मैंने 2-3 बार बात भी करी है। यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं वो उनको फोड़ना आसान होता है, उनको बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 मिलता नहीं है नेचर में। 99.6% यूजुअली U-238 होता है, जो कि फूट नहीं सकता, और U-235 बहुत कम होता है। तो U-235 को जब आप लेके आते हो, उसको बस U-235 निकालना मुश्किल है। उसके बाद जब वो आ गए, उसको आपने एक साथ इकट्ठा किया, सिर्फ आपको एक न्यूट्रॉन की गन चाहिए, आप फायर करेंगे, जैसे ही न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तुरंत चेन रिएक्शन चालू हो जाएंगे। तो बहुत इजीली उसको एक्सप्लोर किया जाता है। प्लूटोनियम बम बनाना आसान है, फोड़ना मुश्किल है। प्लूटोनियम क्या है, U-238 दुनिया में ब्रह्मांड में अवेलेबल है। U-238 टूट के, मतलब कि रिएक्शन होता है उसके अंदर, वो प्लूटोनियम बन जाता है। प्लूटोनियम भी इवेंचुअली टूटता है और एटॉमिक बम का रूप ले सकता है। लेकिन होता क्या है, प्लूटोनियम के अंदर मोस्टली प्लूटोनियम का जो एक आइसोटोप होता है, आई गेस 240 वाला होता है, वो अपने आप न्यूट्रॉन निकालता रहता है। जिस चक्कर में अगर आपने सही से, मतलब अगर आपने एक पार्ट बना लिया प्लूटोनियम बम का, वो अपने आप टूट रहा होगा, और जब तक आप बहुत सारा बम का हिस्सा एक साथ लेके आओगे तब तक वो फट चुके होंगे। ओके। तो जो बहुत ज्यादा एनर्जी निकालनी थी वो बहुत कम एनर्जी में फूट जाता है। तो प्लूटोनियम के लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है। इंडिया ने जब अपना स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया था, इंडिया ने भी प्लूटोनियम ही बम फोड़ा था, क्योंकि प्लूटोनियम बम का फोड़ना ही बहुत मुश्किल है। आपको क्या करना है, एक ऐसा कोर बनाना है जिसके अराउंड वो कहना है एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा, वो फूटेगा, प्लूटोनियम के सारे हिस्से को एक साथ पास लेके आएगा बहुत जल्दी। जैसे जल्दी लेके आएगा, इंडिविजुअल पार्ट अपना पावर लूज कर सके उससे पहले वो पास आ जाते हैं और फूट जाता है। और इतना मुश्किल होता है ये मैकेनिज्म कि यार ये सही में काम करता है या नहीं करता है। इसी चक्कर में ट्रिनिटी टेस्ट के अंदर भी प्लूटोनियम ही फोड़ा गया था कि भैया मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं। हमें 100% पता है यूरेनियम फूटेगा, प्लूटोनियम फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है देखना। साइंस बता देना मैंने। तो इस प्लूटोनियम वाले को फैट बॉय भी कहते हैं। फैट बॉय, जो बाद में और फोड़ा गया था। इसमें जो एक इम्प्लोजन की बात हुई है, तो हम इम्प्लोजन पे भी बात कर लेते हैं कि इम्प्लोजन क्या होता है। मैं बताऊं, इम्प्लोजन सिंपल है यार। अगर मान लीजिए वहां पे आपने एक ऐसा मटेरियल लगा रखा है जो कि फूटेगा और सारे पार्ट्स को अंदर के, इम्प्लोजन अंदर लाना, एक्सप्लोजन बाहर फेंकना। इम्प्लोजन मतलब अंदर की ओर लेके आना पार्ट, वो है इम्प्लोजन। जैसे वो कुछ साल पहले एक सबमरीन का केस भी हुआ था कि एक्सटर्नल समुद्र का सारा प्रेशर लग के वो अंदर की तरफ दबा दिया। वही इम्प्लोजन। इम्प्लोजन मतलब अंदर, एक्सप्लोजन मतलब बाहर। ठीक है, तो ये हो गई साइंस की बात। मूवी पर वापस आते हैं। तो हम थे कि किस तरह एक्सटर्नल इवेंट्स को जोड़ते हुए आप इंटरनल लाइफ दिखाते हैं। और इंटरनल, हाँ, अभी ये भी जरूरी है कि आप चाहे बायोग्राफी बना रहे हो कि किसी भी तरह की मूवी बना रहे हो, जो एक नीड है हमारी, जो वांट है वो ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जो हमारा इंटरनल है वो एक होना चाहिए मूवी में, तभी ये सारी आपस में जुड़ पाएंगी। जो हमने कहा कि शुरू से अंत तक बांधने वाली यूनिवर्सल टाइमलाइन है, वो एक होनी चाहिए। इस मूवी में क्या थी? जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि वांट और नीड क्या है। ठीक है। जैसे मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए,
ये मेरा वांट है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे आईआईटी नहीं मिलता तो मैं पीएचडी में आईआईटी करने की कोशिश करता हूँ, छोड़ देता हूँ एनीवेज ऐसा। तो ऐसा हम एक्सटर्नल है। पर इंटरनल क्या है? इंटरनल अब सबका अलग अलग हो सकता है, कोई सही में रिसर्च करना चाहता है पर किसी का मकसद है पैसे कमाना, और वो पैसे कमाना कहाँ से आया कि उसने गरीबी देखी है। तो मुझे गरीबी से निकलना है क्योंकि मेरे फैमिली ने गरीबी देखी है। अब जब ये पूरे टाइमलाइन में वही चलेगा तो हो सकता है कि आपको एंड में समझ आ जाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं सुखी हुआ क्या। ओके, तब वो मूवी बनी। अगर मैंने सिर्फ एक्सटर्नल दिखाया कि एक आदमी था, ओके, हाँ, उसको आईआईटी में जाना था, वो आईआईटी में जा पाया या नहीं जा पाया, मैंने मूवी वहां खत्म कर दी, कुछ मिला नहीं उससे, कुछ मिला नहीं। हाँ, इंटरनल जब तक मैं नहीं लाऊंगा, मेरा जो फिजिक्स ना पढ़ने वाला बंदा भी है जो मूवी देख रहा है, उसको लगना चाहिए कि मेरा भी तो एक लाइफ में गोल है। उसको समझ आना चाहिए कि लाइफ में पैसा कमाना जरूरी था एंड में, या सुखी होना इंपॉर्टेंट, या शादी करना ये अपना बता रहा है, बाद में बात करेंगे। यस, तो इस तरह एक एक्सटर्नल आपने क्योंकि मिनी मूवीज बनाई है, हाँ, क्योंकि बायोग्राफी है, हाँ, जब हम ऐसी मूवीज पे बात करेंगे जिसमें एक्सटर्नल गोल भी वही होता है, जैसे आप मार्वल की मूवीज देखते हैं, एक एक्सटर्नल गोल है मुझे थैनोस को मारना है, ठीक, बस एक एक्सटर्नल गोल। हाँ, 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 पर यहाँ क्योंकि बायोग्राफी है और एक पे फोकस नहीं करके हमने मल्टीपल लिया है बॉम्ब दिखाने के लिए, तो एक्सटर्नल हमने रखा है, पर नीड हमारी जो है इंटरनल वो एक है। वो शुरू कहाँ से होती है? उसके कॉलेज में, जब वो बोलता है मैं बोर की क्लास अटेंड कर लूं, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे देखे, मेरे को समझे, रेलेवेंट बनाया, मतलब मुझे रेलेवेंट माने दुनिया, हाँ, ऐसा मुझे रेलेवेंट माने। एंड कहाँ आता है उसका कि मुझे कुछ ना माने क्योंकि मेरे से तो गलती हो गई शायद। हाँ, कि उसमें बोलता भी कि ये दुनिया उस पॉइंट पे ले जाएगी आपको जब आपसे सब कुछ निचोड़ लेगी, वो तो आपको तनहा छोड़ देगी। शायद आइंस्टाइन से बोलते हैं कि हमने हवा में आग लगा दी। हाँ, वही होता है। वो क्या एंडिंग है भाई, सही बात है हिमांशु भाई आपने। एंड में आता है आइंस्टाइन से बात करने, पहले आइंस्टाइन से बात करने आया था ईगोइस्टिकली कि बताए भाई, बता दे आइंस्टाइन तू कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ दुनिया को। एक किस्सा बताता हूँ इससे पहले कि ओपनहाइमर से जब पूछा गया कि आपने एटॉमिक बम, जब उस पर केस चल रहा है, तो हमने एक नाटक है ओपनहाइमर के ऊपर, तो उसके अंदर ये पूछा जाता है कि आपने जब एटॉमिक बम फूटा था तो आपने बोला था कि बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुली डेटोनेट हुआ जापान पे। तो ओपनहाइमर बोलता है कि हाँ टेक्निकल टर्म्स में, वो बोलते हैं टेक्निकल मतलब कि टेक्निकल मतलब हाँ सही हाइट पे फूटा, सही एरिया कवर हुआ, सही शॉक वेव गई, सही सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा मैं लोगों का मरने को अच्छा नहीं कह रहा, मैं फिजिक्स के टर्म्स में अच्छा कह रहा हूँ। ये उस वे में उन्होंने जवाब दिया था। और लेकिन आखिर में तो जब मूवी ने अपना कंक्लूजन दे दिया कि हमने हवा में तो आग लगा दी, क्योंकि हवा में आग लगा दी क्या मतलब, यहाँ पर वो मेटाफेरिकल हो गया। पहले नील बोर आया था, बस ये नील बोर, ओपनहाइमर आया था, क्या सही में हवा में आग लगेगी, नाइट्रोजन फ्यूज करेंगे और चल जाएगा। आखिर में उसने बोला कि हाँ हवा में आग लगेगी, क्योंकि अब दुनिया का हर देश एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा। और आज भी देख लीजिए आप, दुनिया भर में जंग छिड़ी हुई है, कौन एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, उस पर मारना पीटना जो चल रहा है, ईरान के साथ जो भी चल रहा है, ये सब का सब उसी इंसान का देन कह सकते हैं। कि अगर इसलिए ब्लैक होल वाली बात भी आई थी, देयर इज अब नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, अब रिटर्न नहीं आ सकते। आज नहीं तो कल दुनिया में जितने देश हैं, आज नहीं तो कल वो एटॉमिक बम बनाएंगे, चाहे आज बनाए या 100 साल बाद बनाए या 1000 साल बाद बनाए, अगर दुनिया बच गई तब, लेकिन बनाएंगे, ये श्योर है। yes. ये बात तो समराइज करने के लिए हम हीरोज जर्नी को समराइज कर देते हैं। मस्त मस्त बाई दिल। समराइज करने के लिए हम हीरोज जर्नी को एक बार देख लेते हैं। हीरोज जर्नी में आपका कैरेक्टर जो होगा वो अपने ऐसे जोन में होगा जहां उसके साथ कुछ अच्छा या घटित नहीं हो रहा है, जैसा वो चाहता है वो नहीं हो रहा है, वहां से उसको एडवेंचर पे जाना पड़ेगा। एडवेंचर पे जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जिससे उसको जो वांट है, जो उसको एक्सटर्नल नीड है, उसकी तरफ वो बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते उसको कोई रोकेगा, जैसे इसमें रॉबर्ट डाउनी और अन्य जो लोग हैं उसको कम्युनिस्ट साबित करने पे लगे हैं। तो उसको रोकेगा, पर वो शायद गोल अचीव करेगा या नहीं करेगा एक्सटर्नल, पर उसका इंटरनल गोल जो होगा उसमें उसको शायद अचीवमेंट मिल जाएगी या कंक्लूजन मिल जाएगा। तो इंटरनल गोल में उसको अचीवमेंट मिल जाती है। पर एक अच्छी मूवी, तो ये हमारी हीरोज जर्नी हो गई। इस पे हम और मूवीज में बातें करेंगे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में दिखाना थोड़ा कठिन होता है, पर आपको शायद समझ आएगा। पर ऐसी मूवीज जिसमें आसानी से दिखता है, हम ऐसी मूवीज पे भी बातें करेंगे। बिल्कुल। पर एक अच्छी मूवी का मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी मूवी में आपका प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसका तो चेंज मिलता ही है, आपका जो एंटागनिस्ट है उसकी लाइफ में भी आपको चेंज मिल जाता है। वो शुरू होता है एक इगोइस्टिक आदमी से कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं इसकी सिक्योरिटी पास कैंसिल करवा सकता हूँ, इसको
इसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है हटा सकता हूँ। रॉबर्ट डाउनी जो सोचते हैं ओपनहाइमर के बारे में, स्ट्रॉस जो उनका कैरेक्टर होता है, पर एंड में उनका खुद का सीनेट का जो इलेक्शन होता है वो नहीं हो पाता, तो उनका भी ईगो खत्म होता है। तो एक अच्छी मूवी में ना सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में रिवर्सल आएगा, एंटागनिस्ट की लाइफ में भी रिवर्सल आएगा। वो अच्छी मूवी होती है यूजुअली। जो इन्होंने नोलन साहब ने दिखाया इसके अंदर कलर के हिसाब से दिखाया गया। तो इसके बाद आपने हीरोज जर्नी में अगर मैं मूवीज को रिमेंबर करूं, चालू बहुत अलग अलग पार्ट से होती है। कलर आपने बता दिया कि 2 अलग अलग कलर इसलिए दिखाए गए, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जब ब्यूरोक्रेसी में आता है उसके अंदर इनर सोल नहीं है, शायद वो इंटरप्रिटेशन है। मैं बता देता हूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट सीन क्यों लाता हूँ अपनी रील्स में। हमारे पास पैसा नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, तो ऐसा मत करना, उसके अंदर लाइफ नहीं है, वो हमारी गरीबी में बनाया कंटेंट है ये। तो ये बात है। और कुछ मूवी के अराउंड जो हमें बात करनी चाहिए? जैसे हम अभी कलर पे बात करी, तो हम बात करते हैं कि कैसे शूट होती है अच्छी मूवी नोलन की मूवी में, बिकॉज वो आईमैक्स कैमरा वगैरह भी यूज करते हैं, तो थोड़ी टेक्निकल बात है। लेकिन अच्छी मूवीज में शेडोज का यूज किस तरह होता है, क्योंकि अच्छी कहानी जो है वो शेडोज में खिलती है। आजकल की मूवीज में आपने देखा होगा कि बहुत ही फ्लैट लाइटिंग करते हैं। अब फ्लैट लाइटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल की मूवीज में होते हैं बड़े बड़े स्टार्स, हाँ और बड़े बड़े स्टार जब मल्टीपल होते हैं तो उनकी एक साथ डेट मिलना हो जाती है मुश्किल। ओके। तो वो अपने सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने या स्टूडियो में शूट कर लेते हैं। पर अब जब ग्रीन स्क्रीन या स्टूडियो में मूवी शूट करते हैं तो क्या होता है, जब आप उसको दूसरे फिल्म पे इम्पोज करेंगे तो लाइटिंग मैच नहीं होगी। ओके। उतने अच्छे से कभी हो ही नहीं हाँ, सकती। हाँ। इसलिए आपने फ्लैट लाइटिंग ले ली, सब तरह से लाइट लगा दी। जैसे आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हैं, हाँ। पीछे वाइड बैकग्राउंड है, सब तरह से लाइट है, आपका मुंह इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, हर जगह लाइट है। अब मैं उसको आसानी से इम्पोज कर सकता हूँ दूसरे सीन में जहां भी सब तरफ लाइट। पर नोलन की जो आप मूवीज में शेडोज का यूज देखेंगे, हर सीन में जब वो शेडोज का यूज है। एक सीन मुझे याद आता है जब वो बॉम्ब बनाने वाली जगह पर है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जहां चल रहा है, वो अंधेरे से निकल कर आते हैं, तो हाँ, उनका सिर्फ इस तरह आना होता है कि अंधेरे से वो निकल कर आ रहा है कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ मेरे गोल की तरफ। वो लाइट से दिखा दिया है। ओके। और जैसे ही हमने कलर की बात की, अब बॉम्ब की वीएफएक्स से दिखाए जा सकते थे, इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में एटॉमिक बॉम्ब होते हैं उनके तो मशरूम टाइप होता है। वो बेसिकली ये एटॉमिक बॉम्ब में इमेंस एनर्जी निकलती है बहुत कम समय में। तो इमेंस एनर्जी निकलती है तो हाइट में आप समझिए बहुत ऊपर निकल जाएगी और उसके बाद फैलेगी, इसलिए मशरूम बनता है। मूवी में पता है एटॉमिक बॉम्ब तो सेम है, थोड़ा नहीं था, तो वो छितराया हुआ दिखता है वो एक्सप्लोजन कि हाँ यहाँ से भी निकल गया, यहाँ अदरक बन जाता है। वो अदरक बनने का रीजन ये कहीं से भी बढ़ रहा था वो, तो वो बाय डिफॉल्ट एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। एटॉमिक बॉम्ब होता तो मशरूम क्लाउड बनता है, वो तो उसका सिंपल बहुत एनर्जी कम समय में निकलेगी तो वैसी शेप आता है, ये तो इसलिए था वो। हाँ बिल्कुल। तो ये उसका, लेकिन वो जो 10, 9, 8 जो उसमें काउंटिंग चल रही होती है, एकदम लेजेंडरी सीन है इस मूवी का। वो उसी आई गेस उसके बाद फ्यूजन चालू होता है, मुझे नहीं पता वो उस सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीन क्या दिखा रहा है कि उसने देखा बम फूटा, लाइट पहले आएगी, लाइट पहले तेज ट्रैवल करते साउंड से, लाइट बाद में आई, पहले आ जाएगी, फिर आवाज आती है और फिर उसको कुछ तो हिट होता है। तो क्या कर दिया? ये मेरा इंटरप्रिटेशन जो है कि वो ऑडियंस को, नोलन की मूवीज की एक खासियत है कि वो आपको भी टाइम देते हैं सोचने का कि इसके बाद स्थिति क्या बदल गई। वो टाइम है 10 सेकंड आपके पास है, आप सोचिए कि ये 10 सेकंड में दुनिया ही बदल गई है। ओके, इसलिए वो स्पेसिफिकली वो चीजें तो 10 सेकंड आपके प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होने में लग रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। आपको रियलाइज हुआ कि आप अपनी लाइफ में क्या कर बैठते हैं। ओके, वाह वाह वाह, नोलन साहब। और मुझे मूवी हिमांशु भाई के साथ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अगले दिन एनएसडी का ऑडिशन था हम दोनों का और दोनों का ही नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है नहीं हुआ। हमने सुबह 4 बजे तक ये मूवी देखी थी। हाँ, और 7 बजे हमारा एनएसडी का ऑडिशन था दोनों भैया का। बताओ क्या सोचते हो मूवी का है? काफी अच्छा गया था। पता नहीं अच्छा ऐसा हो गया था। और कुछ मूवी में अगर आप इस मूवी को सम अप करेंगे या फिर आई गेस हमने समझा दिया मूवी। देखिए अभी जब भी हिमांशु भाई के साथ मैं मूवीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो आप तैयार रहिएगा कॉपी पेन लेके कि अब मूवी को हम फाड़ेंगे कि मूवी को मूवी क्यों बनाया जाता है। साइंस की बात तो उसमें हो जाएगी, लेकिन मूवी की साइंस क्या है, ये सीरीज काइंड ऑफ वो है कि मूवी की साइंस कैसे लिखी जाती है। बायोग्राफी को इतनी इंटरेस्टिंग कहानी कैसे बना दी गई कि यार 3 घंटे की मूवी लोग देख रहे हैं, वो भी एक ऐसी मूवी जिसमें क्या बात हो रही है, एटॉमिक बॉम्ब बनेगा और उस पर केस हो रखा है, जिसको नोलन ने दिखाया इम्प्लोजन से कि भैया देखो सारा प्रेशर आ गया है,
ये फ्यूजन जिसको कह ले सकते हैं। ये बंदा दुनिया में क्या चेंज ला रहा है, अंदर से निकल रहा है, तो फ्यूजन में दिखाया है। कितनी बारीक बारीक बातें शायद आपने भी नोटिस नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की थी, हिमांशु भाई ने बताई। तो ऐसी ही मूवीज के ऊपर बात करेंगे डिटेलिंग में, ठीक है। और बताइए। हाँ, तो बस इस बात के साथ कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम और मूवीज पे बात करेंगे, तो एक थॉट के साथ आप लोगों को छोड़ के जाता हूँ। और बायोग्राफी पे ये बहुत ही अच्छे से लागू होता है। जो लोग मूवी लिखते हैं या मूवीज को अच्छे से जानना चाहते हैं, हम एक घटना और एक सीन के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाएं कि एक पकोड़े तलने वाला है, वो पकोड़े तल रहा है, आपने ये लिखा है, ये सीन नहीं है, ये चीज हो रही है। जब आप बात करेंगे अरे पता है आज उसने क्या किया, या अरे पता है आज उसके साथ क्या हुआ, तब वो सीन बन जाता है। तो हमेशा ये सोचिए कि अरे पता है क्या मूवमेंट कहाँ है इस सीन का। जब वो मिल जाता है, वो मूवमेंट आपको अगले सीन पे ले जाता है। और अरे पता है ओपनहाइमर में क्या किया, बम बना दिया भाई, दुनिया बदल दी। और हर सीन दूसरे सीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होगा, तभी वो मूवी आगे बढ़ेगी। जैसे हिमांशु भाई ने बोला कि बहुत सारी कह सकते हैं मूवीज वो बकवास मूवीज कहलाई जा सकती है, जिसके अंदर अचानक से चीज़ें हो जाए। अगर वो उसका पॉइंट ऑफ फोकस वो नहीं था, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अगर उसको तुरंत मिल जाता जॉब, तो वो परस्यूट नहीं था उसको आखिर में जाके मिलता है, तब जाके आप भी फील करते हो यार मिल गई। कॉन्फ्लिक्ट से मिलना चाहिए, बिना कॉन्फ्लिक्ट के मिल जाएगा तो कोई मतलब नहीं। वो मशीन बेचने जाता है, अगर कोई रैंडमली आके हाँ मैं तेरी मशीन खरीद लेता हूँ, तेरे पास पैसा आ गया, अब मैंने उसको और थोड़ा लीवे दे दिया, बस ये दिखाने के लिए, कोई सीन डालने के लिए, तो वो मूवी नहीं है। ये मूवी का जॉनरा है जहाँ पे कोइंसिडेंट्स या इंसिडेंट अपने आप होते हैं। इसको हम फार्स या इस तरह की चीजें कहते हैं, वो नाटक में भी इस्तेमाल होता है, कुछ ना कुछ अपने आप होता रहता है। वो अलग जॉनरा है, उस पर कभी और बात करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली मूवी हम हिमांशु भाई के साथ आएंगे अ ब्यूटीफुल माइंड को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बताइएगा और कमेंट में करिएगा। और मैं शेयर और सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं कर दीजिएगा। धन्यवाद हिमांशु भाई, जय।